हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भावना, आपकी हिंदी टीचर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 का लेक्चर नंबर 1 और हम लोग जानेंगे अध्याय 20 केरल से कश्मीर कि केरल से कश्मीर की कैसी यात्रा है। कि कश्मीर बहुत स्वर्गीय देश है जैसे कि आप जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक में अध्याय 20 पर आइए। दिए गए पाठ में कश्मीर की मनमोहक सुंदरता का वर्णन किया गया है। विश्वनाथ अय्यर जी ने कश्मीर की सुंदरता का बहुत ही सरल शब्दों में वर्णन किया है। कितनी सरल शब्दों में उन्होंने क्या किया है, बताया है कश्मीर को। विशाल भारत के दो छोर हैं, कन्याकुमारी और क्या बच्चों, हिमालय। दो छोर हैं, कन्याकुमारी और हिमालय। कन्याकुमारी ही की सागर तरंगों अपने मंद हास से हमें चकित करती है। कन्याकुमारी क्या है कि उसके जो सागर में मंद मंद से वो चलते रहते हैं, उससे हम लोगों को क्या करती है बच्चों, चकित करती है, हैरान कर देती है। सागर की झाग को देखते देखते मन में आया कि एक बार कश्मीर की बर्फीली चोटियों की झांकी मिले देखने को तो कितना अच्छा हो। यात्रा साहित्य में कश्मीर का वर्णन पढ़ते पढ़ते यह इच्छा बार बार उभर आती है। अगर आपने सच में बच्चों, अगर आप कश्मीर की कहीं पर भी आप उसका वर्णन पढ़ लेते हैं पढ़ते पढ़ते, और आपको लगता क्या है कि काश देखने को मिल जाए, ये स्वर्ग दिखता कैसा है। ईश्वर की इच्छा मुझे कोरी कल्पना से ही संतुष्ट रखने की नहीं थी। उसने मुझे कश्मीर को देख लेने का सुयोग दिया। यानी क्या हुआ बच्चों, वह राइटर ने यानी लेखक ने कश्मीर देखा हुआ है, उसने चित्र ही नहीं देखे हैं। हम तो बच्चों चित्र ही देख रहे हैं। नीचे एक बस जा रही है और ऊपर पहाड़ दिखाए हुए हैं। कश्मीर को देख लेने का सुयोग दिया और एक दिन श्री कोचीन से मैं श्रीनगर के लिए रवाना हो गया। श्रीनगर बच्चों कश्मीर का ही भाग है। अगर कोई कहे मैम कह रही कश्मीर के लिए और बोल श्रीनगर के लिए नहीं है, तो दोनों एक ही हैं। वैसे अलग अलग स्थान हैं, जैसे यूपी मेरठ ऐसे अलग अलग है, लेकिन वैसे एक ही है। कश्मीर का नाम प्रत्येक भारतीय को लुभाता है। यानी मन में एकदम से जैसे कश्मीर सुनते हैं मन गदगद उठता है, कश्मीर के बारे में सोचते सोचते लुभाता है। किसी ने यहाँ तक कहा है कि पृथ्वी पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वह है कश्मीर है, वह यही है। मैंने ही बोला स्वर्ग दर्शन कश्मीर को। अभी जब मैंने बोला कि हम लोग एक बहुत मनवाचक स्वर्ग की बात करने वाले हैं, मैंने कितनी बार अभी तक आपको स्वर्ग बोल दिया होगा, क्योंकि कश्मीर शब्द ही ऐसा है कि आज जैसे ही सम्मुख आता है आपको ऐसा लगता है कि आप स्वर्ग की बात कर रहे हैं। तो यह यही है। कहा जाता है कि आज यहाँ घाटी है, वहाँ पहले सतीगर झील थी। यानी आज जहाँ घाटी है वहाँ क्या थी, पहले सतीगर झील थी, जो पर्वतों की बर्फ से लिपटने से बनी थी। यानी पर्वतों की उससे लिपट गई थी, ऐसे फिर वो बनी थी। महाभारत काल से ही कश्मीर के शासकों की गाथाएं मिलती हैं। आगे प्रामाणिक इतिहास के युग में सम्राट अशोक ने कश्मीर में अनेक बौद्ध विहार एवं स्तूप बनाए थे। इतिहास की लंबी परंपरा से सम्राट ललितादित्य का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो बच्चों सम्राट अशोक ने और ललिता, हम लोग इनसे क्या है, यहाँ पे आकृति बनाई हुई थी बच्चों उस पर, तो वो उन्हें देख के पहचानते थे। लेकिन अब यह आपका इतिहास नहीं है पढ़ने का, इन्होंने बता दिया कि ललित आदित्य बना नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय था, जिसका साम्राज्य बहुत ही समृद्ध विशालीय था। यानी बहुत बड़ा था। जो स्वर्ग साहित्यकार और कला प्रेमी थे, कोचीन से
कोचीन से श्रीनगर की लंबी यात्रा में रेल द्वारा अनेक प्रदर्शनों से गुजरता हुआ मैं जम्मू तभी पहुंचा। जम्मू और कश्मीर दोनों अलग अलग हैं। जम्मू अलग आता है बच्चों, कश्मीर अलग आता है, दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों की विशेषताएं एक जैसी हैं, मतलब दोनों को देखने का नजरिया एक जैसा है, दोनों में ही सुंदरता है, इसलिए जम्मू और कश्मीर कहा जाता है। जम्मू के पर्वतीय नगर से श्रीनगर की बस में बैठते समय मन जोशीला था। प्रभावित पवन से चुभन भरी शीलता थी। सोचा कि 5-6 घंटे की यात्रा होगी, मगर बाहर 12 घंटे की यात्रा की बात सुनकर पहले कुछ घबराया। जब सुना कि इस एक ही चालक पूरे 12 घंटे चलाएगा, यानी एक ही जो चलाता है बस वही 12 घंटे चलाएगा, तब तो और भी शक पकाया। एक तरफ ऊंचे पहाड़ों से भरी पत्थरों के लुढ़क करते गिरते की संभावनाएं, दूसरी तरफ जगह फिसलते पर पाताल में बहती चिनाव की तीव्र धारा में घिरा जाने का भय। वैसे पहाड़ी पथ बस में चलने इसकी आदत केरल वासियों के लिए नई नहीं थी। यानी केरल वासी वहाँ पे चलते थे बस में, वो भी इतने 12 घंटे का सफर बच्चों कोई कम नहीं होता। उनका 12 घंटे का सफर है और उसमें एक ही चालक चलाएगा बस उसी को, यानी चालक भी नहीं बदलेंगे, यह भी एक नियम था। और ऊपर से पथरीला रास्ता डगमगाता हुआ कैसे जाएंगे। कालीपीठ एवं गोड़पुर से मैसूर का रास्ता इसी तरह का है। कोटायस से तगड़ी का रास्ता भी कम पहाड़ी नहीं है। वहाँ कभी इक्के दुक्के जंगली हाथियों का आक्रमण का भी डर रहता है, यानी इक्का दुक्का हाथी भी आक्रमण कर लेते हैं, क्योंकि जंगली इलाका है बच्चों, आ जाते हैं। तो भी हिमालय की गोदी में इतनी विकट दशा है, उतनी अन्यत नहीं। यानी इतनी विकट मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है, आप देखोगे वहां पे ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं आप कहाँ आ गए स्वर्ग में। चलते चलते रास्ते में देखा कठोर प्रकृति से संघर्ष, समझौता और प्रेम करके कितने ही मामूली लोग अति दुर्गम ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों में भी कृषक जीवन बिताते हैं। आप पहाड़ों पे चढ़ते चढ़ते देखोगे लोग बाग कृषि जीवन बिता रहे हैं। जंगल में मंगल करते हैं। रास्ते में बीच में छोटे छोटे कस्बे आते हैं। दुकानों की कतारें, छोटी छोटी पाठशालाएं, होटल, सिनेमाघर भी। देहाती इन्हें शहर ही मानते हैं। चढ़ाई और चढ़ाई का बारी बारी से अनुभव करते और जहाँ थोड़ा सा विश्राम, नाश्ता करते हुए हम शाम को 4:30 बजे वलिन हॉल रेस्ट हाउस में सामने पहुँचे। स्थानीय भूगोल की जानकारी के अभाव से कैसे पता लगता कि हम कितनी ऊंचाई पर हैं, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क नहीं आते बच्चों, तो नेटवर्क की वजह से नेट नहीं चलता, पता ही नहीं लगता कि आप कहाँ हो। बर्फ वहाँ पे इतनी होती है कि टावर पकड़ते नहीं हैं। यहाँ जलपान और विश्राम में पहले से अधिक समय लगा, तो कुछ देर चहलक दमी करता रहा। बगल की दुकान पर मंगलौर की बनी बीड़ियों का बंडल देकर कौतूहल हुआ। छोटी छोटी जरूरी चीजें सारे देश को कैसे एकातायम में कर देती हैं। खोजने कर केरल का बना साबुन भी शायद मिल जाता।
बच्चों क्या था कि वहां पे इतनी पहाड़ी इलाका लेकिन फिर भी बीड़ी का बंडल मिल रहा था, तो उन्हें ये देख के काफी वो हुआ कि कहाँ से आता है। लेकिन फिर उन्होंने सोचा अगर मैं खोजता तो मुझे यहाँ पे साबुन भी मिल जाता जो केरल में बनता है। अब तेज चाल से जवाहर सुरंग की ओर बढ़ी, जवाहर सुरंगों की ओर चल दी। अब इस पथ को पार करते हुए पुलकित हुए बिना नहीं रह सकते। इंजीनियरों की अद्भुत प्रतिभा, अद्भुत साहस और कार्य शक्ति से इस दुर्गम पर्वत में विशाल सुरंग पथ बनाकर कश्मीर और शेष भारत का पंथ पूरे वर्ष भर चलने लायक बना दिया। प्रकाश धरा बहती सीटी बजाती बस सुरंग पथ से आगे बढ़ रही थी। विचारों की डुबकी लगाए रहने से पता ही नहीं चल रहा था कि जवाहर सुरंग कब पार होली। अब बस उतार पर निकलने लगी और नए समतल स्तर कांजी कुंड में पहुंची। कांजी कुंड से श्रीनगर की यात्रा समतल थी, यानी नीचे की ओर थी, इसीलिए बड़ी तेजी रही। पर्वतीय भूमि की जगह भारत के अन्य नगरों के समान किसी नगर का चक्कर लगाने का भी अनुभव हो रहा था। 2 घंटे में हम श्रीनगर पहुंचे। तो बच्चों कभी फ्लैट रास्ता, कभी ऊपर की ओर जाना, कभी नीचे की ओर जाना, तो ऐसे वहाँ पे रास्ता था। तो जब नीचे की ओर चढ़े तेजी से आ गए, फिर गुफाओं में घुसे, तो ऐसे वो लोग घूमते हुए चले। कश्मीर की यात्रा ज्योतिषमय नगर श्रीनगर के रजकंड को प्राप्त कर मैंने अपने आप को धन्य माना, यानी मैंने एक स्वर्ग देख लिया। वर्षों की अभिलाषा जब किसी दिन सफल होती है तब वह आनंद केवल अनुभवों से ही जाना जा सकता है। बर्फ और केसर के नगर में कदम रखने पर मेरी पहली मानसिक प्रक्रिया इस सुयोग पर भगवान को धन्यवाद देने की थी, यानी धन्यवाद आपने मुझे श्रीनगर पहुंचा दिया। साफ पर्यटक मतलब जो घूम रहे हैं उन्हें बोलते हैं पर्यटक केंद्र के सामने स्वच्छ सड़कें और छोटे बड़े हरे मैदान बड़े ही मोहक लग रहे थे। नगर के बीच बहती झेमल जगह जगह उसे पार कराने वाले अनेक पुल जिन्हें कदम कहते हैं दिखाई दिए, यानी कदम दिखाई देने लगे जैसे हमने जमीन पर पैर रखे। पहले स्त्री पुरुषों का लंबा कश्मीरी चोखा, ऊंची कपड़े, पगड़ी, टोपी यदि देखते समय अनावश्यक लगते थे, मगर इस भूभाग की जलवायु का प्रत्यक्ष अनुभव करने पर इनकी जरूरत प्रमाणित हो गई। कागड़ी की आवश्यकता भी विपरीत हुई, यानी कागड़ी भी चाहिए थी। तो बच्चों किस प्रकार से घूम कर आया ये हम लोगों ने देखा। तो उन्होंने बोला कि बहुत आवश्यकता पड़ती है, हरे भरे मैदान, साफ सुथरी सड़कें थी, और जैसे वो उतरा उसने क्या करा, भगवान का धन्यवाद करा कि उसने उन्हें कश्मीर तक घुमा दिया। तो बच्चों अब हम लोग अगले पेज पर आते हैं। क्या था, सहज कौतूहल के कारण कश्मीर की भाषा के बारे में प्रश्न करने पर पता चला कि बोलियां कई हैं, पर श्रीनगर में मुख्य रूप से कश्मीरी और उर्दू बोली जाती है। बहुत बोलियां हैं, लेकिन श्रीनगर में क्या बोली जाती है, कश्मीरी बोली जाएगी या उर्दू बोली, 2 बोलियां। श्री शंकराचार्य पहाड़ी श्रीनगर का सबसे ऊंचा स्थान है। ये बात आप याद रखना आगे भी। श्री शंकराचार्य क्या है, पहाड़ी का सबसे ऊंचा स्थान है। यह मठ बहुत पुराना है और जनश्रुति के अनुसार यहाँ का मंदिर पांडव वंश के राजाओं का बनाया हुआ है।
यानी पांडव जब यहाँ पर मौजूद थे तब उन्होंने ये मंदिर बनाया था। तो ये मंदिर इतना पुराना है। और क्या ये सबसे ऊंचा क्या है? कौन सी पहाड़ी बच्चों? श्री शंकराचार्य। यहाँ शिवजी और शंकराचार्य की मूर्तियां हैं और मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। पहले सड़कों से पैदल ही मंदिर तक पहुंच सकते थे, यानी पहले तो पैदल ही पहुंच सकते, लेकिन अब सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। पहाड़ों काट काट कर उन्होंने सीढ़ियां बना दी। अब मोटर से भी जाया जा सकता है, यानी आप मोटर गाड़ी से भी जा सकते हो बच्चों। मोटर से भी जाया जा सकता है। इस ऊंचे पहाड़ पर खड़े होकर श्रीनगर का काफी बड़ा हिस्सा दिखाई देता है। श्रीनगर को डल झील, तैरते बाघ और उसके चारों ओर की पहाड़ियों के निराले दृश्य बड़े ही मनोहारी हैं। मनोहारी मतलब कि आप अपना दिल हार जाओ वहां पर देखते देखते कि झील चल रही है, बर्फ बर्फ चारों ओर। आप सोचो कि कैसा दृश्य होगा, बर्फ बर्फ चारों ओर, झील चल रही है, कितना कितना आनंद आ रहा है देख देख कर ही। आप वहां पर बत्तखें टहलती और वो देखेंगे तो कितना ही वो ही अच्छा लगने लग जाएगा थोड़ा सा। मनोहारी यानी मन को हार जाओ। केरल में जन्मे जगत गुरु शंकराचार्य जी को उत्तर भारतीय सीमा पर इस गौरखपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित देखकर मेरा मन गर्व का अनुभव कर रहा था। क्यों बच्चों? श्रीनगर और ये कश्मीर दूसरा देश है जहाँ पे उर्दू और कश्मीरी बोली जाती है, और वहाँ पे कौन है बच्चों? एक भारतीय वहाँ पर स्थापित है, एक गौरवपूर्ण पद पर। तो यह गर्व की बात थी ही। तो उन्हें बड़ा सुगंधित वो हुआ जब उन्होंने शंकराचार्य को देखा। पहाड़ी से उतरकर सड़कों पर आया तो सामने डल झील से शंकरे हवा के झोंकों में झूम रहे थे। डल झील कश्मीर की जान है, यानी डल झील क्या है? कश्मीर की जान है। अगर किसी ने डल झील नहीं देखी तो उसने कश्मीर नहीं देखा। ऐसे बच्चों, ऐसे होती है जान। शायर इसकी तारीफ करते नहीं थकते, यानी अगर कोई शायर हो या कोई बनाने वाला हो तो उसकी तारीफ करते करते थकते ही नहीं हैं। छायाकार इसकी रंगीन छवियों को भिन्न भिन्न कोणों से अब भी उतारते रहते हैं, यानी कि कोणों से मतलब आकार बदलते रहते हैं कि इधर से कैसा दिख रहा है, इधर से कैसा दिख रहा है, और चित्र बनाते रहते हैं। प्रथम दृश्य पर मेरा मन कहने लगा, कोचीन की विशाल झील के सामने यह कुछ भी नहीं है, लेकिन पहाड़, बर्फ, झील की नौका यात्रा, हाउस बोट आदि अनेक प्रकार के आनंद एक साथ ही एक जगह मिलते हैं। तो कश्मीर में डल झील उसका मुख्य केंद्र है। अगर आपको कश्मीर जाकर सब चीज़ों का आनंद एक साथ लेना है और समय कम है तो आप कहाँ जाएंगे बच्चों? डल झील जाएंगे। यही आपका पढ़ने का सबसे अच्छा वो रहा कि अगर आपको कश्मीर घूमना है और जाना है तो कहाँ जाओगे बच्चों? डल झील जाओगे। अब देखते हैं आपका आगे क्या दिया हुआ चित्र के नीचे। जब हम डल झील पहुंचे तब सांझ हो गई थी, यानी समय ढल चुका था, सांझ हो गई थी। अतएव सैर करने वालों की भीड़ झट चुकी थी, यानी सैर करने वाले चले गए, हम ही बैठे थे बस वहां पर। तो ये तो एक अच्छा काम हो गया उनके लिए, छट चुकी थी। इक्के दुक्के शिकारे ताल गति पर चप्पू मारते भिन्न भिन्न दिशाओं में भटक रहे थे, यानी चप्पू मारते हुए भिन्न भिन्न अलग अलग भटक रहे थे और कोई वहां पे घूमने वाला नहीं था। एक शिकारे का मलहाल हमें घुमाने को तैयार हो गया। सिर पर कश्मीरी टोपी, दुबला पतला तन, छोटी पतली दाढ़ी, साधारण कपड़े। ये उसका उन्होंने मुख बताया किस प्रकार था, हल्की सी दाढ़ी और साधारण कपड़े थे। वह हाड़ मारने लगा और चंद मिनट ही बीते होंगे कि साथियों को आवाज दे देकर कुछ बताने लगा। उसका चेहरा थकावट से भी खिल उठा था, यानी थकान होती लेकिन फिर भी उसका चेहरा खिल उठा था।
अपने मित्र से मुझे मालूम हुआ कि वह ईद का चांद देखने की सूचना दे रहा था। हमें झटपट एक किनारे लगाकर वह बोला, अब मैं ना चलूँगा, नमाज पढ़ूंगा, दूसरे को ले जाइए। यानी कि अब दूसरे को ले जाइए। नए शिकारों का मनहाल यूसुफ किशोर था, उसके हाथ बड़ी फुर्ती से चप्पू चला रहे थे, यानी बड़ी फुर्ती से चप्पू चला रहे थे। मेरे साथी भी साथ दे रहे थे। मौज में मल्लाह के गले से सुरीली आवाज आने लगी। ठेठ कश्मीरी लोक गति और ठेठ देहाती कंठ, 2-4 पंक्ति ही थी, उन्हीं को बार बार दोहरा रहा था। कश्मीर की मिट्टी में भी प्यार मोहब्बत की महक है, यानी अगर उसकी मिट्टी भी देखो तो उसमें भी प्यार मोहब्बत की महक है। यही की प्रकृति ने किस प्रकार मिठास और महक रंग सब और केसर में भर दिए हैं, उसी प्रकार की मिठास और रंग यहाँ के किशोर और किशोरियाँ, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें बोलते हैं जो किशोर और किशोरियाँ को भी दिल खोलकर प्रदान किए हैं, यानी कि उन्हें भी दिए हैं। तो बच्चों ये पाठ लिखा था हमारा विश्वनाथ अय्यर ने। और अब आपका गृह कार्य यह है कि आप अभ्यास कार्य आप स्वयं से करके आएंगे। हम मिलते हैं इसी पाठ के साथ अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।